10 वाला, 10 में वो जो डिग्री कला विकला जो होता है, तो उसको फिर 10 में कैसे करेंगे कन्वर्ट वापस? नॉर्मल मतलब दशमलव जो है ना गणित में करके, ताकि 10 का वैल्यू निकले। जी ठीक है, जैसे हम इसमें देख पा रहे हैं, हमने जो लग्न निकाला था वो 27 डिग्री 54 मिनट 00 सेकेंड आया था। तो जब हमने जी। इसको दशमलव में बदलना है, तो आप या इसको 10 की जगह में इसको 6 कर देता हूँ, आपको समझने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। ये ऐसा है, तो हम इसको दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे लिखते हैं। इस तरह से, मतलब पहले इस 6 को 60 से भाग दीजिए, जो आया उसमें 54 जोड़ दीजिए। मतलब इसी को अगर मैं स्टेप वाइज लिखूंगा तो पहला स्टेप क्या होगा, 6/60, ये आया आपका 0.1। दूसरा स्टेप हमने करा, जो 54 था उसमें इसको जोड़ दिया, तो ये हमें मिला 54.1। तीसरा स्टेप हुआ, ये 54.1 डिवाइडेड बाई 60, ये हमें मिलेगा 0.9 कुछ मिलेगा। तो चौथा स्टेप हुआ, जो 27 हमारा अंश वाला है, उसमें हमने 0.9 को जोड़ दिया, तो हमारा आया 27.9। तो ये जो है 275406 जो है, इसको हम लिख सकते हैं 27.9 आएगा संभवतः। तो ये तो जी। हमने अंश कला विकला को दशमलव में कन्वर्ट करा। ठीक जब हमें इसका उल्टा करना हो, तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास है 13.256, तो हम 13 को तो लिख देंगे अंश, जो हमारा बच गया 0.256, इसको करेंगे 60 से गुणा। तो इसको जैसे हमने 60 से गुणा करा, तो हमारे पास आया 0.256 गुणा गया 60, ये आया 15.36। तो इसमें ये जो 15 है, ये 15 तो हो गए अंश, और 0.36 को हमने फिर से 60 से गुणा करा, तो हमें मिला 21.6। तो ये पूरा का पूरा हमारे विकला हो गए, यानी कि 13.256 अंश को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसे लिखेंगे 13 अंश, 15 कला और 21.6 विकला, ऐसे कन्वर्ट करते हैं इसको। जी, धन्यवाद। जी। जो पिछली बार की हमारी कक्षा हुई थी, उसकी सारी गणनाएं मैंने अभी अपने यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन से हटाई नहीं, ब्लैक बोर्ड से हटाई नहीं है। तो अगर उसमें कोई हो तो मैं उसको एक बार से पुनः रिवाइज भी कर सकता हूँ, क्रमबद्ध तरीके से वो है मेरे पास। लग्न निकालने के लिए हमने क्या करा था, सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त लिया। ये हमें इसलिए चाहिए था क्योंकि हमें इष्टकाल निकालना था। इष्टकाल हमने लिया था 11:50 पे, तो 11:50 और सूर्योदय का जो अंतर है, वो हमारा इष्टकाल हुआ, जिसे हमने घटी पल विपल में बदल लिया था। क्योंकि आपने देखा कि गणना के लास्ट में आपको सारी गणना पलात्मक मान में करनी थी, तो इस 15 घटी 7 पल 30 विपल को पूरी तरह से पलों में ही कन्वर्ट करके रख लीजिए अपने पास। तो ये आपके पास आ गए 907 पल। अच्छा, ये गणना देखने में जितनी क्लिष्ट लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि जो चीजें आपको निकालनी है बेसिकली, जो हर बार अलग अलग होंगी, वो क्या है कि हर दिन का सूर्योदय सूर्यास्त अलग अलग होगा, तो आपका इष्टकाल और ये पलात्मक मान जो है, ये अलग अलग आएगा। इसके बाद जब आप चलेंगे कि तात्कालिक सूर्य स्पष्ट जब आप निकालेंगे, तो तात्कालिक सूर्य स्पष्ट भी आपका अलग अलग आएगा, क्योंकि जिस समय का आप लग्न निकाल रहे हैं उस समय के हिसाब से आपका तात्कालिक सूर्य अलग अलग आएगा। तो जब तात्कालिक सूर्य स्पष्ट अलग होगा, तो भुक्त और भोग्य अंश भी अलग अलग होंगे। यानी ये जो भोग्य अंश निकाले थे 20 अंश 16 कला 12 विकला, ये अब किसी और दिन का एग्जाम्पल लेंगे तो वो ये अलग आएगा। लेकिन
इसके बाद का जो विषय है, जैसे भूपृष्ठीय अक्षांश आपने निकालना है, आपने पल्लभा निकालनी है, तो ये आप स्वस्थान के लिए सिर्फ एक ही बार गणित करना है, क्योंकि भूपृष्ठीय अक्षांश आपके स्थान का तो बदलेगा नहीं। आपने एक बार अपने स्थान का अक्षांश निकाल लिया तो वो आपको बस नोट रखना है। और अक्षांश भी क्या, आपने अक्षांश निकाला, उससे अपनी पल्लभा निकाल ली, ठीक है, पल्लभा आपने एक बार निकाली, इस पल्लभा से आपने जो चरखंड बनाए, क्योंकि पल्लभा चेंज नहीं होगी तो आपके चरखंड भी चेंज नहीं होंगे। लंकोदय तो जो है वो कभी चेंज होते ही नहीं, क्योंकि तो निरक्ष देश के हैं। इस लंकोदय से जब आपने चरखंड घटा बढ़ा के अपने सोदय बनाए, ये सोदय मान आपके स्थान के लिए फिक्स हो गए। तो ये अपने स्थान के लिए आपको ये सोदय हर बार नहीं निकालने पड़ेंगे, एक बार आपने अपने पास निकाल के रख लिए तो उसके बाद आपका सिर्फ उतना ही रह जाएगा कि आपने इष्टकाल निकाला पलात्मक, और सूर्य के तात्कालिक सूर्य स्पष्ट निकाला, भुक्त और भोग्यांश निकाले। उसको आपने ये आप करना पड़ेगा कि भोग्य अंशों से आपने ये निकालना है कि कितने पल हो गए सूर्य स्पष्ट के। और इसके बाद आपने जो आपका इष्टकाल आया है, उस इष्टकाल में से पहले भोग्य सूर्य के पल घटाए, और उसके बाद क्रम से राशियों के जो राशिमान है, जो सोदय आपने पहले निकाल रखे अपने स्थान के, वो घटाते चले गए। जहां नहीं घट रहा होगा वही आपका अशुद्ध राशि हो गई। तो इसमें जो बेसिकली हर बार जब आप लग्न निकालेंगे और अभ्यास करेंगे, तो सोदय मान जो है आपको अपने स्थान का एक बार निकाल लेना है। तो भूपृष्ठीय अक्षांश, उससे पल्लभा, पल्लभा से चरखंड, चरखंड से लंकोदय में प्लस माइनस करके सोदय निकालना। ये गणना आपने एक बार अपने स्थान के लिए करके रख ली तो आपको फिर लग्न निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिर आपने सिर्फ इष्टकाल को इष्टकाल निकालना है, इष्टकाल को पलात्मक बनाना है। इष्टकाल कैसे निकाला, इष्टकाल में से उस दिन के सूर्योदय को घटाया तो आपका इष्टकाल आ गया। वो चूंकि जो हमने सूर्योदय सूर्यास्त है वो घंटा मिनट में है, तो आपका इष्टकाल घंटा मिनट में आएगा, उसको 2.5 से गुणा करा तो वो घटिपल विपल में आ जाएगा। घटिपल विपल को आपने पलात्मक बना दिया, सिर्फ इतनी सी गणना है। उसके बाद आपने तात्कालिक सूर्य स्पष्ट निकालना है, और उससे भुक्त और भोग्यांश निकालने हैं कि उस राशि के कितने भुक्त हो गए और कितने भोग्य हो गए। तो भुक्त और भोग्य का क्या है कि अगर आपका सूर्य आया था हमारा, अब देखिए हमारा सूर्य आया था 129 अंश कुछ, ये 129 अंश 13 कला 48वीं कला आया था। तो इसका मतलब हो गया कि सिंह राशि के 9 अंश 13 कला 48वीं कला है। तो हमें यह पता चल गया कि हमारा वर्तमान में तो सिंह राशि है, तो हमने सिंह राशि के शोध करके उसे घटाना शुरू करना है ना। अब हमने ये जो इसके भुक्त हो गए 9 अंश, तो इसके भुक्त हो गए 9 13 48, तो 30 में से माइनस करके हमने इसके भोग्य अंश निकाले। इन भोग्य अंशों को हमने अपने त्रय राशिक से ये निकाल लिया कि ये पलात्मक मान इसका कितना होगा। तो सिंह राशि का स्वोदय हमको मालूम है कि इतना है, तो 30 अंश का जो पलात्मक मान है वो इतना है, तो भोग्य अंश जितने बचे उसका पलात्मक मान कितना हुआ, ये हमने निकाल लिया। और स्वोदय आपने एक बार अपने स्थान के निकाल लिए तो वो आपने एक बार लिख के रख लेना, वो आपके स्थान के फिक्स हो गए, वो बार बार बदलेंगे नहीं, तो वो गणना आपको बार बार नहीं करनी। अब आपने सिर्फ इष्ट काल में से पहले वर्तमान सूर्य स्पष्ट के जो बचे हुए भोग्य पल है वो घटाए, और उसके बाद क्रम से घटाना शुरू कर दिया। जहां नहीं घटा वही अशुद्ध राशि हो गई। और जो नहीं घटी फिगर, जैसे यहाँ 320 नहीं घटा, तो जैसे आपने पहले अंश सूर्य के भोग्य अंशों को पलात्मक में बदला था, यहां आपने पलात्मक को वापस अंशों में बदलना है। तो जो आप अंशों में बदलेंगे वही आपका लग्न स्पष्ट हो जाएगा, जो अभुक्त राशि है उसका। तो ये बहुत सिंपल गणित है, देखने में इतनी बड़ी लग रही है लेकिन इतनी बड़ी गणित है नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रकरण ऐसे हैं जो एक स्थान के लिए बदलते नहीं है। तो आप लोग अपने अपने स्थान का भूपृष्ठीय अक्षांश, पल्लभा और सोदय मान अगर निकाल के रख लेंगे तो फिर आपको लग्न स्पष्ट निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी, किसी भी समय का आप निकाल लेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा बस एक लग्न की उसके गणित को एक बार रिवाइज कर रहा था। अगर कोई और शंका हो तो आप लोग बताएं फिर मुझे। ओम। जी।
जी, इसमें लग्नोदय सोदे में बताया ना कि ये मेष वृषभ ये राशि के लिए लंकोदय प्लस चरखंड पहले 3 में माइनस फिर प्लस, तो ये सब कैसे होता है, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बता दीजिए। अच्छा, ये ऐसा है एक्चुअली कि ये है हमारी पृथ्वी, और इसके आसपास जो ये वृत्त है ये अंडाकार है। तो है क्या कि आप ये देखो, इसका जो राशिमान है यानी इसका जो विस्तार है, और इसका जो विस्तार है, और इसका जो विस्तार है, ये हमारे अलग अलग है। तो आप इसे ऐसे समझ लो जैसे ये अगर मेष का है, ये वृषभ का है, ये मिथुन का है। अब आप देखोगे तो क्या होगा कि जो कर्क का होगा, ये और ये आपस में लंकोदय, ये आप देख रहे हो ना इस लिस्ट में, जहां ये लंकोदय की जो लिस्ट दी थी, ये देखिए, मेष का 279, वृषभ का 299, मिथुन का 321, उसके बाद कर्क का कितना है, फिर से 321। तो वो क्यों है ऐसा? क्योंकि मिथुन और कर्क, इन दोनों का ये जो विस्तार है ये बराबर है। ये सिंह है तो सिंह का विस्तार और वृषभ का विस्तार ये बराबर है। और कन्या का, सॉरी, ये कन्या है तो कन्या और इसका विस्तार एक वृत्त में इस हिसाब से, क्योंकि एक तरह से ना 4 क्वाड्रेंट्स बन गए, चतुर्भुज, सॉरी, चतुर्थांश एक वृत्त का। अब आप यहां देखेंगे तो कन्या के बाद क्या है, जो तुला है, इसका विस्तार जो है वो कन्या के बराबर है। तो यही चीज आपको यहां पर भी दिखाई देगी। कन्या और तुला ये दोनों सॉरी, यहां पर कन्या और तुला ये दोनों फिर 279 हो गए। ठीक है। तो इसलिए जो लंकोदय हैं जो निरक्षर देश में, वो इस हिसाब से इस क्रम में है कि मेष वृषभ मिथुन का एक विस्तार है, लेकिन फिर जो कर्क का विस्तार है वो मिथुन सिंह के, सॉरी, मिथुन के बराबर ही है। ऐसे ही सिंह का जो है वो इसके बराबर है, और कन्या का इसके बराबर। और आप इस स्तर में देखेंगे तो ये इसका विस्तार इसके बराबर है, ये यहां पर इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। तो इसलिए बेसिकली हमें 3 का विस्तार जानना है, बाकी सब जो है बराबर बराबर होते रहते हैं। पर ये बात है हमारे लंकोदय की। जब हम निरक्ष देश से हटकर अपने अक्षांश पर आते हैं तो ये जो सर्किल है ना, ये थोड़ा और तिरछा हो जाता है। मतलब अब इसको हम उसमें कैसे देखेंगे 3D में, लेकिन अगर हमारा कोई सर्किल एक ऐसा है कहीं पर, और इसको हमने तिरछा कर दिया, तो ये जो मान यहां था वो अब हमारा कितना ये से बढ़ा हुआ मानेंगे ना। ये मान हमारा यहां पर इतना था, अब ये इतना ही रह गया। तो ये अंतर आ गया ना, क्योंकि निरक्ष देश से हम किसी कोण पर हैं। तो जो चीज निरक्ष देश में जितनी बड़ी होगी, हमारे अक्षांश पर ही उतनी बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अब हम थोड़े तिरछे हो गए। और ये वृत्त का हिसाब ऐसा है कि अगर ये कहीं कम होगा तो टोटल वृत्त तो 360 ही रहना है, टोटल समय तो 24 घंटे ही लगने हैं। अगर किसी वृत्त का किसी जगह पर मान कम हो रहा है तो किसी न किसी राशि में वो मान बढ़ेगा भी, क्योंकि टोटल मान जो है वो तो 24 ही घंटे है ना। यहां पर जो इन सब का टोटल आता है, इन सब का जो टोटल आता है 12 राशियों का, ये तो बराबर ही रहेगा। तो अगर किसी राशि का मान घट रहा है तिरछे होने में, तो किसी न किसी राशि का मान बढ़ेगा भी बढ़ेगा। तो इसीलिए ये जो आता है जब हम स्वोदय करते हैं, तो सामान्यतया जब हम उसको तिरछा कर रहे हैं तो क्या है कि पहली 3 राशियों में घटता है, उसके बाद की 3 राशियों में बढ़ता है, फिर बढ़ता है और फिर घटता है। ये ऐसा है कि अगर मैंने ये अर्धवृत्त लिया है तो जो मेरा इसका इधर का ये दूसरा वृत्त होगा, लेकिन यहाँ का जो वृत्त होगा वो ऐसा होगा। ये सॉरी, ऐसा भी नहीं आएगा। इस वृत्त को मैंने ये कंप्लीट करा मानिए, तो अब ये वाला जो वृत्त होगा ना वो ऐसा होगा जो दूसरे निरक्षर देश पर है। तो ये यहाँ पर जो चीज घट रही है ये यहाँ पर बढ़ रही है, क्योंकि ये एक वृत्त, अच्छा वैसे चित्र थोड़ा द्विआयामी होना चाहिए था। ये 2 वृत्त एक दूसरे पर तिरछे हैं। तो अगर कहीं कोई चीज कम हो रही है तो उसके विपरीत वाले में या उसके साथ से जो दूसरे उस गोलार्ध है वहां वो चीज बढ़ भी रही होगी। इसीलिए इसमें जब हम करते हैं तो ये हमारे कुछ जगहों पर ये माइनस में जाता है,
कुछ जगहों में क्या जो पूर्वार्ध है एक तरह से उस वृत्त का, मेष वृषभ मिथुन, ये वाला जो पोर्शन है इसमें ये घटते हैं, और जो पीछे का पोर्शन है उसमें ये चीजें बढ़ती हैं। मैं कुछ स्पष्ट कर पाया आपको? जी जी जी, काफी जी, स्पष्ट है। धन्यवाद। देखिए, अगली बार की जो कक्षा होगी ना वो संभवतः मेरे ख्याल में शायद अब कुंडली पर ही आएंगे। नहीं, अभी तो लग्न का त्रिकोणमिति का बचा है। त्रिकोणमिति साधन से मतलब त्रिकोणमितीय विधि से आधुनिक गणित से जैसे हम निकालते हैं वो वाला विषय अभी बचा है। आता है उसमें भी लग्न ऐसा ही है। ये तो एक विचार कंसेप्ट को समझने वाली बात है। त्रिकोणमिति से दूसरे फॉर्मूले से आता है, लेकिन उसमें क्या है कि सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, आप फॉर्मूले में वैल्यू डालो, सीधे सीधे आपका लग्न आ जाता है निकल के। जब हम कुंडली पे आएंगे ना, तो कुंडली बनाने के लिए लग्न स्पष्ट निकालना जरूरी होता है। तो अगर आपका लग्न स्पष्ट निकालने का अभ्यास किया रहेगा तो आपको अपने स्थान में किसी भी की कुंडली बनाने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। आपको अच्छा लगेगा कि हमने हाँ कुंडली बनाई और सटीक सटीक कुंडली बनाई। तो इसका थोड़ा सा अभ्यास करके देखिएगा, अगर आपको लगेगा तो। एक बार आपने सौदे अपने स्थान के निकाल दिए तो आपको फिर लग्न निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी समय का लग्न आप निकाल लेंगे। ओम जी, जी, एक थोड़ा सा पलभा को भी थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये तो पलवा का खाली सूत्र है, इसको तो आप याद भी रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पलवा होता क्या है, किसी भी स्थान के लिए, ये प्राचीन समय में क्या जब टैन वगैरह इतने ज्यादा स्पष्ट नहीं होते थे, जब मतलब त्रिकोणमिति की ऐसी स्पष्ट व्याख्या नहीं थी, तो संपात के दिन जब सूर्य ठीक विषुवत वृत्त के ऊपर है, आपके स्वस्थान के ऊपर नहीं है, विषुवत वृत्त के ऊपर है, ये है सूर्य। तो इस समय जो ये छाया पड़ रही है, इसकी जो लंबाई है, इस लंबाई को ही पल्लभा कहते हैं, बशर्ते कि इस जो भी आपने ज्ञानम लिया है या शंकु लिया है, इसकी ऊंचाई 12 इकाई हो। आप 12 सेंटीमीटर ले लो, आप 12 मीटर ले लो, आप 12 फुट ले लो, 12 इंच ले लो, जो भी होगा, जिस भी इकाई में ये होगा उसी इकाई में पल्लवा आ जाएगी। अब इन दोनों के अनुपात को ही त्रिकोणमिति में टैन बोलते हैं, स्पर्शज्या बोलते हैं। तो हम इसको स्पर्शज्या से भी निकाल लेते हैं। तो प्राचीन समय में शोध करते हुए संपात के दिन जो पल्लवा आती थी, यानी 12 अंगुल के, उस समय इकाई अंगुल थी, तो वो ये कहते हैं कि 12 अंगुल के शंकु की संपात के दिन जो छाया पड़ रही है, उसकी नाप जो है वो पल्लवा है। और बेसिकली ये आपके अक्षांश की द्योतक है कि आपके स्थान पर जब सूर्य लंका के ऊपर होता है, निरक्ष देश पर होता है, तो आपके स्थान से कितना तिरछा है उसका मापांक है ये। इसीलिए पल्लवा से जब हम चरखंड बनाते हैं और चरखंड से जब लंकोदय से स्वोदय बनाते हैं, क्या कर रहे हैं कि निरक्ष देश, हमें पल्लवा से ये पता चलता है कि निरक्ष देश से सूर्य जब निरक्ष देश के ऊपर है तो हमारे स्थान से कितना तिरछा है, उसका मापांक हो गया पल्लवा। और जब हमने इस पल्लवा से चरखंड करके जब स्वोदय बनाए तो हमने निरक्ष देश के लंकोदय मान से स्वोदय को, उसके पल्लवा के कारण जो चरखंड बने उनको घटा करके अपने स्थान के स्वोदय निकाल लिए। तो बेसिकली जो पल्लवा है वो इस बात का मापांकन है कि जब सूर्य निरक्ष देश पर होता है तो आपके स्थान से कितना तिरछा होता है। पारिभाषिक रूप से इसे ऐसे कह सकते, मतलब कंसेप्ट के रूप में इसको ऐसे समझ सकते हैं। और निकालने के जो तरीके हैं वो त्रिकोणमिति से भी है, उस सूत्र से आराम से निकल जाता है। वो आप किसी भी दिन निकाल सकते हैं अगर आपको किसी भी स्थान का अक्षांश पता हो। और जो छाया के साधन से नाप करके करने वाली बात है, तो वो आप अपने स्थान के लिए ही कर सकते हैं। और अगर आपने कभी कर नहीं रखा है, अपने स्थान की पल्लवा नहीं नाप रखी है, तो लग्न निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसको जो
विचार रूप में कंसेप्ट ये है कि पल्लवा इस बात का द्योतक है, परिचायक है या मापांकन है कि जब सूर्य निरक्ष देश पर होता है तो आपके स्थान से कितना तिरछा होता है, ताकि अब उस तिरछेपन का आकलन करके निरक्ष देश के लंकोदय को स्वस्थान के स्वोदयों में कन्वर्ट कर सके, बदल सके। जी धन्यवाद। अगर कोई शंकाएं नहीं है तो फिर एक विचार मैं अपनी तरफ से रखना चाह रहा था। ओके, तो फिर मैं अपनी बात रखता हूँ। जो हमने पिछली कक्षा से पिछली बार जब हमने आहरगण साधन किया था, और ओम नमस्ते विभू जी। जी नमस्ते। मैं अनुज बोल रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न है, बहुत पुरानी कक्षा से, कक्षा पहली ही थी जिस समय आचार्य जी ने बताया था कि क्षय तिथि और वृद्धि तिथि क्या होती है। तो उसी के संदर्भ में एक प्रश्न यह है कि क्षय तिथि में जो 12 अंश की दूरी है वो शीघ्रता से तय कर लेता चंद्रमा। उसकी वजह से उस तिथि का जो मान है वो घट जाता है और वो सूर्योदय से सूर्योदय के उपरांत की मतलब मध्य में ही खत्म हो जाती है, प्रारंभ होकर जी के। जी जी। तो ये जो गति का अंतर है, चंद्रमा की गति का 12 अंश की दूरी को नापने का जो अंतर है, ये किस कारण से आता है? ओके, ऐसा है, ये सारी जो समस्या है ये सिर्फ, ये जो अंतर है ये सिर्फ इस कारण से आते हैं कि जो चंद्रमा का पथ है ये अंडाकार है। तो जब ये मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, हाँ मान लीजिए जब चंद्रमा यहाँ पर है तो क्या है कि इलिप्स में, अंडाकार में एक साधारण सी अवधारणा होती है कि जब ग्रह चलते हैं तो वे समान दूरी में समान कोण ट्रेवल करते हैं। ठीक है, मतलब उनकी दूरी तो, जो स्पीड है वो तो इस डिस्टेंस पर है ना, कोणात्मक तो बदलता रहेगा। ये भी 12 अंश का कोण है, ये भी 12 अंश का कोण है, और ये भी 12 अंश का कोण है। लेकिन आप देखेंगे कि यहां दूरी कुछ और है, यहां दूरी कुछ और है, और यहां दूरी कुछ और है। तो चंद्रमा जी अपनी आचार्य गति जी। नहीं बदल रहा है। आसमान में चंद्रमा एक ही गति से चल रहा है। उसकी गति 700-800 किलोमीटर प्रति घंटा जो भी होगी, या 1600 किलोमीटर प्रति घंटा, वो उसी रफ्तार से चल रहा है, उसकी गति में अंतर नहीं है। लेकिन हमें जब हम देख रहे हैं उसको, तो वो 12 अंश की कोणात्मक दूरी को तय करने में अलग अलग समय ले रहा है, क्योंकि उसका परिक्रमा पथ अंडाकार है। तो 12 डिग्री का जो कोण है उसके परिक्रमा पथ पर जो उसका, अगर हम लीनियर डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हर कोण के लिए अलग अलग आती है। इसीलिए तिथियों का जो समय है वो अलग अलग होता है, सारी तिथियां सब एक बराबर नहीं होती। ऐसी स्थिति में जो जो तिथि का मान 24 घंटे से कम हो जाए, और उसमें से भी अगर वो तिथि एक सूर्योदय के बाद पड़ रही हो, तो वो क्षय तिथि हो जाती है। ऐसा हो सकता है कि किसी तिथि का मान 24 घंटे से तो कम हो, लेकिन वो क्षय तिथि ना हो, क्योंकि वो आपकी सूर्योदय से पहले प्रारंभ हो गई। जी। तो क्षय तिथि का होना दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो तिथि का मान कम हो, 24 घंटे से कम हो, और दूसरे वो तिथि जो है सूर्योदय के बाद लग रही हो, तो वो आपकी क्षय तिथि हो जाएगी। ऐसे ही वृद्धि तिथि का भी आता है। वृद्धि तिथि क्या है कि चूंकि दूरियों का अंतर है, तो किसी किसी तिथि का मान जो है आपका 24 घंटे से ज्यादा भी हो जाता है। तो वो जी। तिथि अगर सूर्योदय से पहले आरंभ हो रही होगी और उसका मान अगर 24 घंटे से ज्यादा है, तो वो दो सूर्योदयों में चली जाएगी। तो इसी संबंध में एक और शंका है, पूछूं मैं? जी जी बिल्कुल। अ, जो पृथ्वी का पथ है सूर्य के चारों तरफ, वह भी लगभग दीर्घवृत्ताकार ही है। हाँ जी। तो उसके आधार पर जो हम राशि निर्धारण, मतलब जो हम 30-30 अंश का हमने राशि का मान निर्धारित कर रखा है, तो क्या उसमें भी कोई अंतर आता है? यानी कोई राशि 30 अंश से अधिक की या कोई राशि 30 अंश से कम की भी होती है? नहीं, जैसे यहाँ पर सारे कोण 12 डिग्री के हैं तिथि में,
ऐसे ही राशियों के संदर्भ में सारे कोण, जो कोणात्मक मान है राशि का, वो 30 अंश ही है। आप ये देखो कि किसी महीने में दिन होते हैं 31 और किसी महीने में दिन होते हैं 30। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ये आप इस सौर मास के संदर्भ में बात कर रहे हैं? हाँ, सौर मास के संदर्भ में। जी। हाँ, सौर ऐसा मास मैंने से देखा है। अभी जो शुचि मास और शुक्र मास गए हैं, ये लगभग 30 दिन से अधिक के थे, 31 जी दिन के बिल्कुल। आसपास के थे। जी जी। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी को उस 30 अंश की कोणीय दूरी को ट्रेवल करने में ज्यादा समय लग रहा है। समस्या, बात वही है, ये पथ है अंडाकार। इस अंडाकार में ये कोण भी 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री का। ये सब 30-30 डिग्री के ही कोण है। लेकिन इस 30 डिग्री को ट्रेवल करने में चूंकि लीनियर डिस्टेंस कम है, इसलिए कम समय लगता है। इस 30 डिग्री को ट्रेवल करने में ज्यादा समय लगता है। यानी कि सौर मास का जो औसत मान है वर्ष भर के लिए, वो एक अलग जी, चीज है। लेकिन जो मास का स्पष्ट मान है वो वेरी करता है। हमारे जो सबसे छोटे मास होते हैं सौर मास के संदर्भ में भी अगर आप देखेंगे, तो वो हमारे माघ पौष वाले होते हैं। 3 जनवरी के आसपास पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे कम होती है। जब दूरी सबसे कम होती है तो गति सबसे ज्यादा होती है। तो ये महीने हमारे बहुत जी। छोटे होते हैं। इसीलिए क्षय मास जो होते हैं ना, वो इन्हीं महीनों में आते हैं, क्योंकि इन्हीं महीनों में आपका चांद्रमास सौर मास से बड़ा हो सकता है। अच्छा, सामान्यतः चांद्रमास जो है वो सौर मास से छोटा होता है। छोटा होता है, हाँ। हाँ, लेकिन ये 2 महीने ऐसे हैं जिनमें जब क्षय मास आता है, वो मतलब कभी 121 साल बाद या 19 साल बाद, जैसे भी पड़ता हो, जैसी भी उसकी स्थिति बनेगी, लेकिन ये इन्हीं महीनों में इसलिए पड़ता है क्योंकि सिर्फ यही महीने हैं जो अपने स्पष्ट मान में चांद्रमास से छोटे होते हैं। यानी इनमें ये 2 संक्रांतियाँ 30 दिन से पहले ही पड़ जाती हैं। हाँ, एक ही चांद्रमास के अंतर्गत 2 संक्रांतियां पड़ सकती हैं इसमें। जी, ठीक, समझ गए। धन्यवाद ऐसा आचार्य जी। जी। तो जो बात मैं कह रहा था कि हमने पिछली कक्षाओं में अहरगण साधन विषय पढ़ा था। अब जो मैं विषय उठाने जिसकी मैं यहाँ पर बात रख रहा हूँ, इसको मतलब ऑफेंसिव रूप में न लिया जाए। हम विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के रूप में देखेंगे। आर्य जगत में सृष्टि संवत एक दूसरा भी चलता है। जैसे अभी हमने तो कहा 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49 हजार 124 चल रहा है। एक और भी चलता है, वो 1 अरब 96 करोड़ चल रहा है। मैं अहरगण साधन की बात इसलिए कर रहा था कि आप इस सृष्टि संवत से अहरगण साधन कीजिए और इस सृष्टि संवत से भी अहरगण साधन कीजिए। आपको पिछली बार बताया कि अहरगण साधन से हम कैसे निकालते हैं कि संवत्सर का नाम क्या है। हम अहरगण साधन से कैसे मध्यम सूर्य स्पष्ट चंद्र स्पष्ट निकाल के तिथि निकाल लेते हैं, और ये भी जान लेते हैं कि महीना कौन सा है। तो इन दोनों से अहरगण साधन करके फिर उस अहरगण के माध्यम से संवत्सर का नाम निकालिए, तिथि निकालिए, मास निकालिए कौन सा है। किसी भी गणितीय तथ्य की सत्यता इस बात पर होती है कि हमने जो मान के चले थे, उस मान से हमने गणनाएं करी, और जो हमारा कंक्लूजन है वो हमारे माना जो हमने मान लिया था उसके साथ साम्य में होना चाहिए। जैसे जब हमने उदाहरण लिया था, तो हमने श्रावण कृष्ण चतुर्थी के लिए अहरगण साधन से तिथि और आपको मास और संवत्सर का नाम, तीनों ही चीजें निकाल के दिखाई। अब वही श्रावण कृष्ण चतुर्थी के लिए इस 1 अरब 96 करोड़ से भी आप संवत्सर का मान और तिथि का मान, और मतलब मध्यम चंद्र मध्यम सूर्य तिथि का मान और जो मास का नाम है वो निकाल के देखिए। अगर आपने श्रावण कृष्ण चतुर्थी संवत 2079 से शुरू करा, और अहरगण साधन के बाद जब आपने तिथि निकाली, तो चतुर्थी ही आनी चाहिए, क्योंकि चतुर्थी आप लेकर के चले थे, तो अब तिथि चतुर्थी ही आनी चाहिए। आप श्रावण मास लेके चले थे, तो अहरगण साधन के बाद जो मास है वो भी श्रावण ही आना चाहिए। आप एक संवत्सर को लेकर के चले थे, गणना के बाद अगर नल संवत्सर है तो गणना के बाद नल संवत्सर आना भी चाहिए। अगर नहीं आता है, तो आपको एक निर्णय लेने की समझ बैठेगी कि इनमें से सही सृष्टि संवत कौन सा है। कम से कम गणितीय रूप से कौन सा सही सृष्टि संवत है, यह निर्णय लेने में आपको एक समझ बनेगी। तो मेरा अपना मंतव्य है, सुझाव है, आपसे सहयोग की अपेक्षा भी है कि आप इन दोनों सृष्टि संवतों के आधार पर
अहरगण साधनों को करते हुए इनकी सत्यता की जांच अपने स्तर से करके देखिए एक बार। जब आप करके देखेंगे तो ही आप इस बात के संबंध में कोई पुष्ट धारणा बना पाएंगे कि कौन सा सृष्टि संबंध सही है। तो अगर इसको करके देखना चाहें और किसी भी और दिन के लिए करना चाहें, और अगर आप करते हैं और अपने जो भी आपने गणित करा है आप चाहते हैं कि इसकी जांच कर ली जाए, तो मैं उसके लिए बिल्कुल सहज हूं। आप जो भी गणित करेंगे वो मुझे भेजिए, ग्रुप में डालिए, मैं देख लूंगा और उसमें अगर कहीं कोई कमी है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, और अगर वो सही है तो वो भी बता दूंगा। और जब आप ऐसा करके देख लेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि सही सृष्टि संबंध के निर्धारण के लिए आपके मन में फिर कोई और कोई भी शंका रहे ना रहे, कम से कम गणितीय शंका तो नहीं रही। ये एक विषय में सिर्फ पिछली बार की उसमें भी रखना चाह रहा था, लेकिन पिछली बार समय ज्यादा हो गया था। इसमें मेरा सा थोड़ा सा अनुरोध और आपसे अपेक्षा भी है कि करके देखिए एक बार। जब आप करके देखेंगे और जब आपके पास नतीजे आएंगे तो आपको खुद ही निर्धारण करने में भी सुविधा होगी, आपको अच्छा लगेगा। जी। जी, अपेक्षा जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है। अपेक्षा जी, आप अपना प्रश्न रख सकती हैं। एक्चुअली मैंने ये अभी ये ज्योतिष शास्त्र वाला ही है ना? हाँ जी, ज्योतिष का ही है। वो मैंने आगे का कोई ज्वाइन नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं पता कुछ। पर आप जो पृथ्वी के बारे में बता रहे थे ना अभी वो कुछ, तो जी जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने अभी अभी बहुत सारी जगह से सुना था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, तो वो फ्लैट है या लाइक गोल है, क्या है? ओके, ऐसा है कि देखिए इस विषय में एक अवधारणा है वैज्ञानिक समूह में, लेकिन कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है। लेकिन वो जो अवधारणा है वो मतलब प्रकाश की गति पर चलने वाले फोटॉन्स और वो टाइम डायलेशन वाली बात है, टाइम डायलेशन और स्पीड डायलेशन, मतलब वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की चीजें हैं। तो वो एक रिलेटिविटी वाली बातें हैं। लेकिन आप सभी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यही समझिए कि पृथ्वी गोल है, फ्लैट नहीं है। जिन पुस्तकों में ऐसा लिखा है कि पृथ्वी फ्लैट है वो सही नहीं है। पृथ्वी फ्लैट नहीं है, पृथ्वी गोल है। और गोल भी क्या, थोड़ा थोड़ा संतरे के जैसी, एग्जैक्टली गोल भी नहीं है। ये अपने विषुव पर, क्योंकि ऐसा ना, जब भी कोई चीज घूमती है, आप खुद भी अगर एक ही स्थान पर घूम रहे हैं तो अपने मध्य बिंदु पर अपने हाथों पर एक बाहर की तरफ को खिंचाव महसूस करते हैं। तो ऐसे ही पृथ्वी का जो विषुवत वृत्त है वो थोड़ा सा फैला हुआ है, बाहर को निकला हुआ है। और पृथ्वी जो ध्रुवों पर है थोड़ी सी चपटी है। यानी कि पृथ्वी का अगर आप सरकमफ्रेंस लेंगे तो विषुवत वृत्त का सरकमफ्रेंस, और अगर उत्तरी गोल ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को होते हुए जो आप गोला खींचेंगे उसका जो सरकमफ्रेंस है, वो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वो जो अंतर है, हाँ हाँ वो जो अंतर है, जब हम ये भूपृष्ठीय अक्षांश से सॉरी भौगोलिक अक्षांश से जब हम भूपृष्ठीय अक्षांश निकालते हैं ना, तो हाँ ये जो एक फैक्टर आता है ना 0.9934, ये वाला जो फैक्टर आता है, हाँ हाँ। ये फैक्टर बेसिकली केंद्र च्युति ही है, उसी का अनुपात है। ये जो 0.9933550 जो आया है ना, ये अर्थ की उन सरकमफ्रेंसेस के अंतर पे उसी का ही रेशियो है। ये उसी रेशियो अच्छा। से हम भौगोलिक को भूपृष्ठीय में कन्वर्ट करते हैं। और एक बात थी कि लाइक जो अमावस्या और जो पूनम रहता है वो चंद्र और सूर्य के जो बीच में आने की वजह से नहीं रहता, वो राहु और केतु के ऊपर नीचे होने से रहता है। तो क्या ये सही है या वो भी गलत? जी, ये ऐसा है, ये जो विचार है, ये ओके। जो मेरी जानकारी में है, प्राचीन जैन ज्योतिष में है। एक पुस्तक है जैन ज्योतिष की, सूर्य अच्छा, इसमें ये प्रज्ञप्ति या सब लिखा है। चंद्र प्रज्ञप्ति, हाँ। उसमें ये विचार है कि जो राहु है वो चंद्रमा के थोड़ा नीचे ही चलता रहता है। तो वो उसमें यह है कि जैसे चंद्रमा की जब कलाएं होती है ना, जैसे चंद्रमा आज आपको पूरा दिख रहा है, फिर थोड़ा घट गया, फिर थोड़ा घट गया, फिर पूरा घट गया, फिर अमावस हो गई, फिर थोड़ा बढ़ गया। तो उसमें उनका ये विचार है कि जो राहु है ये चंद्रमा को धीरे धीरे ग्रसता रहता है, खाता रहता है। ठीक है। ऐसा नहीं है।
जो चंद्रमा की कलाएं बनती हैं, हम्म, जो राहु है वो पृथ्वी की छाया है। राहु और केतु जो है वो, मैंने आपको जैसे कक्षाओं में पहले बताया था कि ये गणितीय बिंदु है जहां सूर्य का, चंद्रमा का परिक्रमा पथ पृथ्वी के परिक्रमा पथ को काटता है। वो दो बिंदु जो है राहु और केतु कहलाते हैं। देखिए, आप इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये सूर्य है, इसके चारों तरफ पृथ्वी इस परिक्रमा पथ में घूम रही है, और मान लीजिए कहीं पृथ्वी यहां पर है, अब चंद्रमा तो इसके चारों तरफ घूम रहा है। ओम, विभू जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, आप लगता है शायद स्क्रीन शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट मैं दोबारा करता हूँ। जी, अब ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है जी। अब जी, हाँ जी, अब आप ये देखिए कि ये सूर्य है और ये पृथ्वी का परिक्रमा पथ है। पृथ्वी इस परिक्रमा पथ पर, मैंने अभी थोड़ा सा ही परिक्रमा पथ बनाया, पृथ्वी इस परिक्रमा पथ पे सूर्य का, और ये चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। तो आप देखेंगे कि एक बार जब चंद्रमा ऐसे जा रहा है, सूर्य की तरफ जब जा रहा है, तो ये इस परिक्रमा पथ को कहीं पे काट रहा है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक। और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है जब चंद्रमा इधर की तरफ को आ रहा है, ये चंद्रमा इधर को गया और ये चंद्रमा चंद्रमा ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो जब ये इधर की सूर्य की तरफ को जा रहा है, तो जिस बिंदु पर काटता है, इस बिंदु को राहु बोलते हैं। और जब चंद्रमा जो है सूर्य से दूसरी तरफ को जा रहा है, तो इस बिंदु को केतु बोलते हैं। तो ये दो गणितीय पॉइंट हैं, ये कोई पिंड नहीं है, कोई भौतिक पिंड नहीं है, ये ठीक है, दो ठीक है। वृत्तों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब जब हमारा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है, तो उसका कारण होता है, एक मिनट, ये थोड़ा इसमें ऐड चल गया। उसका कारण क्या है कि ये सूर्य है आपका, इतना बड़ा पिंड है, ये पृथ्वी है, ये पिंड है, और ये चंद्रमा है। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, तो ये चंद्रमा की छाया पड़ती है पृथ्वी पर। तो इस स्थान पर चंद्रमा जो है सूर्य को ढक देता है, तो हमें सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इसकी विपरीत स्थिति होती है जब चंद्रमा इस तरफ होता है, तो पृथ्वी की छाया के क्षेत्र में चंद्रमा चला जाता है, तो पृथ्वी पर, चंद्रमा पे पृथ्वी की परछाई पड़ रही होती है, उसे हम चंद्र ग्रहण बोल देते हैं। इस अर्थ में ही राहु और केतु को छाया ग्रह बोलते हैं, पृथ्वी की छाया क्षेत्र में उस समय होते हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी जो चंद्रमा की दैनिक कलाओं का घटना बढ़ना है, उसका जो राहु और केतु का संदर्भ है, वो ये जैन ज्योतिष में सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति करके दो ग्रंथ हैं, अच्छा। उसमें संभवतः इस तरह का विचार दिया। लेकिन मेरे ये ग्रंथ पढ़े हुए नहीं है, मेरा ऐसा सुना हुआ है। इन ग्रंथों में सचमुच में ऐसा लिखा या नहीं लिखा, मैं ऐसा दावे से नहीं कह सकता। ये ग्रंथ मेरे पढ़े हुए नहीं, ठीक है, ठीक है। ऐसा मैंने मेरे अभी अभी सुनने में ऐसा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे इस तरह से चीजें मैंने देखी सुनी, तो मैंने लगा क्या होगा सच, मतलब कैसे पता करें। ये मेरे को ऐसा जानकारी में है कि चंद्र प्रज्ञप्ति और सूर्य प्रज्ञप्ति जैन ज्योतिष के दो प्राचीन ग्रंथ हैं, उसमें संभवतः ऐसा विचार है कि राहु जो है वो चंद्रमा के ठीक ठीक है, नीचे नीचे चलता है। बल्कि मैं आपको मजेदार बात बताऊं, एक जैन ज्योतिषी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर, उनके यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स भी हैं, वीडियोस भी हैं। ओके। उन्होंने आज के जमाने में भी वो इसी चीज को कहती हैं कि जो पृथ्वी है वो फ्लैट है, और वो आज भी ये कहती हैं कि जो राहु है वो चंद्रमा के नीचे नीचे चलता है और धीरे धीरे चंद्रमा को ग्रसता रहता है। उनका ठीक। तो यहाँ तक भी स्टेटमेंट आया था कि जब ये चंद्रयान प्रेषित किया गया था चंद्रमा पे, तब ऐसा कुछ स्टेटमेंट शायद था उनका कि चंद्रयान जो विफल हो गया, उसका, उसमें तो बहुत सारे ज्योतिषियों ने बहुत कुछ कहा था कि चंद्रयान जो विफल हो गया, तो उसने जो चंद्रमा की काली काली फोटो भेजी है, वो बेसिकली राहु की फोटो भेजी है। हाँ, हाँ, राहु, वो भी मैंने सुना था। हाँ, हाँ। हाँ, तो इस तरह हाँ, से और वो भी सुना है कि कोई भी लाइक जाके आया है ना, तो चंद्र पर जाके आया है, कोई इनसे आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे
ऐसी कोई वो धातु है जो जिसको भी मतलब फाड़ करके वो जो किरण कुछ बोला था वो निकल जाते हैं, तो मतलब ऐसा कुछ बना ही नहीं अभी तक जो उनके पार चले, जो चंद्र के पार चले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। चंद्रमा पे लोग जा चुके हैं, अब तक 9 लोग चंद्रमा पे उतर चुके हैं। भारत भी प्रयास में, और अच्छा। पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है नहीं, कि बहुत जल्द चंद्रमा पे भारत तो भी जा ऐसा चुके हैं, पर जो मंगल पे जाने की बात थी ना, उसकी बात थी ये कि वो तो पॉसिबल नहीं था, मतलब ऐसा मंगल इसकी पे भी अब रीजन तक क्या था? मंगल पे भी अब तक 3 एक्सपीडिशन जा चुके हैं। मनुष्य नहीं गया है, लेकिन रोवर गए हैं। वो उपग्रह अच्छा। पृथ्वी से जाते हैं, मंगल तक जाते हैं, मंगल की परिक्रमा करते हैं, एक उपकरण को वो मंगल की सतह पर छोड़ते हैं, और वो उपकरण मंगल की सतह पर जाता है, मंगल की सतह पर चलता है, फिरता है, चित्र ठीक है, खींचता है, सॉइल एनालिसिस करता है, सब कुछ करता है, और डेटा भारत को, मतलब पृथ्वी को वापस भेजता है। भारत ने अपना जो मंगलयान भेजा था वो चंद्रमा मंगल तक सिर्फ परिक्रमा कर रहा है, उसमें कोई रोवर नहीं था, कोई उपकरण नहीं था जो मंगल की सतह पर जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंगल तक नहीं जा सकते। पृथ्वी के अंतरिक्ष यान शनि, बृहस्पति, टाइटन, कहाँ का, अब तो सौर मंडल के पार तक भी चला गया है हमारा वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। और अच्छा। सौर मंडल के पार जाकर के भी वो हमको डेटा भेज रहा है। ठीक है। तो ये बातें वैज्ञानिक सोच और शोध के अनुसार नहीं है। बराबर, ठीक है जी जी, इतना ही। जी, ठीक, धन्यवाद। ओम बिगु जी, समय हो रहा है, तो आज की कक्षा को हम यहाँ पे विराम दें। जी ठीक है, बिल्कुल जी। तो आइए सभी मिलके एक बार ओम का उच्चारण करते हैं और फिर कक्षा को विराम देते हैं। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी।